स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में। जी हाँ, जो ब्लैक बॉडी होती है वो हर तरह की जो रेडिएशन है, हर एनर्जी की रेडिएशन या फिर आप ये कहिए वो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या फिर हर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एमिट करने में सक्षम होती है। जो भी बॉडी ऐसा काम कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी को बोलते हैं। ब्लैक बॉडी के बारे में हमने एक लेक्चर पहले भी देख लिया है। एक्चुअल में ब्लैक बॉडी जो है वो परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। अगर मैं शॉर्ट में आपको कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि भाई जब भी कोई भी ब्लैक बॉडी होती है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फिर जितनी रेडिएशन उसके ऊपर डाली जाती है, जितनी एनर्जी उसके ऊपर डाली जाती है, वो सारी एनर्जी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो हर एनर्जी को क्या कर सकती है? एमिट भी कर सकती है। अब वो जो एनर्जी का एमिशन है ना, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। मान लीजिए ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 600 केल्विन है, तो उस टेम्परेचर पर वो कुछ और वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगी। 700 केल्विन है तो उसके ऊपर कुछ और एमिट करेगी। 750 केल्विन पर कुछ और एमिट करेगी। 1000 केल्विन पर किसी और एनर्जी की जो रेडिएशन वो क्या करेगी? एमिट करेगी। तो दोस्तों, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जब आप किसी भी बॉडी को हीट करते हो ना, मतलब किसी भी बॉडी का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हो तो जो रेडिएशन की एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है, या फिर आप कहिए जो वेवलेंथ है वो घटती चली जाती है, या फिर आप कहिए जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब यहाँ पर यही बताना चाहता है, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम एनी सरफेस। किसी भी सरफेस से जो एनर्जी रेडिएट होती है एक यूनिट एरिया के सरफेस से एक यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी रेडिएट होती है वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इसके एवज में हम ये भी देखते हैं कि उस बॉडी का जो कलर है वो भी चेंज होता चला जाता है। कलर कहाँ से कहाँ जाता है? डल रेड होता है शुरुआत में, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेड हो जाती है बॉडी। उसके बाद चेरी रेड की तरफ जाता है, फिर ऑरेंज की तरफ जाता है और लास्ट में ब्राइट वाइट हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाता है? ब्राइट वाइट हो जाता है। तो ये किसी भी सरफेस को जब आप हीट करते हो तो आपको ऐसे कलर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ये जो कलर चेंजेस है ना, ये किस वजह से हो रहे हैं या फिर इनके पीछे की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी पढ़ेंगे जो क्या बताएगा, जो इस चेंज को बताने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हो ना, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो चाहे वो नॉर्मल बॉडी, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। वो कलर चेंज किस वजह से होता है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो एनर्जी एमिट कर रही है वो बॉडी, जिस बॉडी को आपने गर्म किया है, हीट किया है, या फिर जिसको आपने हीट एनर्जी ट्रांसफर करी है, तो वो बॉडी क्या शो करती है? कलर चेंज शो करती है। वो कलर चेंज क्यों शो कर रही है? क्योंकि उसको वो जो एनर्जी एमिट कर रही है या फिर वो जो रेडिएशन एमिट कर रही है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या कर रही है? एमिट कर रही है। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे लिखा है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, अगली लाइन में लिखा गया है कि भाई एक सिंगल टेम्परेचर के ऊपर मान लो आपने 700 केल्विन पर दो बॉडीज को हीट किया। एक बॉडी तो वो थी जिसमें चमक थी, जिसमें क्या थी? शाइन थी। दूसरी बॉडी क्या थी? लैंप ब्लैक थी या फिर बिल्कुल ब्लैक थी। तो आप देखोगे कि जो ब्लैक वाली है ना वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करती है। यहाँ पर यही बोल रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट एट द सेम टेम्परेचर द रेट ऑफ एनर्जी एमिशन इज मच लेस फॉर ए ब्राइट मेटल। जो चमकने वाले मेटल्स हैं वो कम एनर्जी रेडिएट करते हैं, कम एनर्जी एमिट करते हैं एज कंपेयर टू वो मेटल जो ब्राइट नहीं होते, या फिर वो सरफेस जो ब्राइट नहीं होते, जैसे कि आपके पास इनकैंडेसेंट कार्बन। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है, या फिर कहिए ज्यादा एनर्जी जो हो क्या करता है? एमिट करता है। मतलब एक चमकने वाला एक ब्राइट मेटल सरफेस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लीजिए एक जगह कार्बन आपके पास है और एक जगह आपके पास प्लेटिनम है, जब आप दोनों को 3500 केल्विन के ऊपर लेकर चले जाओगे तो जो कार्बन होगा ना वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा एज कंपेयर टू प्लेटिनम। यही बोलना चाह रहा है। आगे लिखता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के आधार पर स्टीफन ने 1859 में ये बताया, 1859 में बताया कि भाई कोई भी बॉडी हीट करने पर जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के। मतलब यहीं पर ये बोलना चाहता है, E इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब
एक ब्लैक बॉडी का यूनिट एरिया यूनिट टाइम के अंदर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? वो प्रोपोर्शनल होगा आपका टेम्परेचर की पावर 4 के। ठीक है भाई, मतलब जितना टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर 100 केल्विन है, इसका मतलब ये है भाई, मान लो टेम्परेचर 100 केल्विन है तो एनर्जी कितनी रेडिएट होगी? एनर्जी होगी 100 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी। मान लो टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन है। मान लो टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन है। अब 200 केल्विन की पावर 4 कितना होगा भाई? वो तो और ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो एनर्जी रेडिएशन है या फिर जो एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी है वो एब्रप्टली इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि 100 की पावर 4 तो भाई एक छोटा नंबर होगा एज कंपेयर टू 200 की पावर 4। अब 1000 की पावर 4 होगा, वैसे तो 100 से आप 1000 गए हो, मतलब 10 गुना गए हो, लेकिन जब उसको पावर 4 में देखोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो एक्चुअल में एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन आ जाता है? सिग्मा आ जाता है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? इसको कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 5.6697 गुणा 10 की पावर -5 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन फोर्थ पावर लॉ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? स्टीफन बोल्ट्जमैन फोर्थ पावर लॉ भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाई, ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो कलर चेंज हो रहा है किसी ब्लैक बॉडी का हीट करने के बाद या फिर किसी ऑर्डिनरी बॉडी का हीट करने के बाद, इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हम एक सेटअप करेंगे, उसमें एक ब्लैक बॉडी होगी जो क्या करेगी? वो एनर्जी एमिट करेगी, जिसको हॉट या फिर कहिए जिसको हीट दी जाएगी, जो क्या एमिट करेगी? रेडिएशन एमिट करेगी। ठीक है, इसका मैं आपको कंप्लीट सेटअप बताता हूं। जब कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगी या फिर रेडिएशन एमिट करेगी, तो हम क्या देख लेंगे? उस रेडिएशन को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि भाई आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, आपने उसका टेम्परेचर 100 केल्विन किया, 100 केल्विन के ऊपर उसने जो एनर्जी रेडिएट करी उसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपने 200 केल्विन किया, फिर आपने 380 केल्विन किया, फिर आपने 500 केल्विन किया, 650 केल्विन किया, 680 केल्विन किया, और आप साथ के साथ क्या मेजर करते चले गए? उसकी वेवलेंथ, जो एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है उसकी वेवलेंथ को मेजर करते चले गए, और वो एनर्जी कितनी एमिट हो रही है उसको मेजर करते चले गए। ठीक है, और हमें वहां से क्या पता चल जाएगा? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। किसका? किसी भी ब्लैक बॉडी का। तो दोस्तों मैं आपको एक बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो करता हूं, उसके बाद मैं आपको शो करूंगा कि कैसा जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये रहा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, आपको सारी चीजें यहाँ से पता लग जाएंगी। यहाँ पर क्या किया गया है भाई? ब्लैक बॉडी है या फिर आपको ये हीटेड कार्बन ट्यूब है, मतलब एक हीटेड कार्बन ट्यूब है जो किसका काम करेगी? जो एक ब्लैक बॉडी का ही काम करेगी। अब ये हीटेड कार्बन ट्यूब क्या कर रही है? ये हीटेड कार्बन ट्यूब जो है यहाँ से इस स्लिट के थ्रू क्या एमिट कर रही है? रेडिएशन एमिट कर रही है। स्लिट क्यों लगाई है भैया? स्लिट इसलिए लगाई है ताकि जो रेडिएशन आए वो सिंगल फ्रीक्वेंसी या फिर सिंगल वेवलेंथ की आए। इसके बाद क्या किया जा रहा है? इसके बाद उनको इस कॉनकेव मिरर के ऊपर क्या कर दिया? इंसिडेंट कर दिया, जिसको मैं क्या कहूंगा? M1। ये मिरर इन सब को कहां भेज देगा? इन सब को भेज देगा इस प्रिज्म के ऊपर। अब ये प्रिज्म क्या करेगा? फर्दर स्प्लिट कर देगा। मान लीजिए ये जो स्लिट है ये मोनोक्रोमेटिक 100% होती नहीं है। मान लीजिए यहाँ जो रेडिएशन आ रही हैं वो एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आ रही हैं। अब ये रेडिएशन किसके ऊपर इंसिडेंट कर दी? प्रिज्म के ऊपर। अब ये प्रिज्म क्या करेगा? प्रिज्म इनको सेपरेट कर देगा, मतलब यहाँ से जो आने वाली रेडिएशन है इसमें मिक्स रेडिएशन होंगी, मतलब मिक्स फ्रीक्वेंसीज की, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन होंगी। लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म के ऊपर आएंगे, प्रिज्म क्या कर देगा? अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट कर देगा। प्रिज्म क्या कर देगा? अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट कर देगा, और फिर उनको भेज दिया जाएगा आगे एक और मिरर के ऊपर जिसका नाम है मिरर M2। इस मिरर के ऊपर भेज देंगे।
अब ये मिरर इनको कहाँ भेज देगा, फर्दर स्लिट के ऊपर भेज देगा, और उस स्लिट का जो कनेक्शन है वो आगे किससे होगा, बोलोमीटर से होगा। ये बोलोमीटर क्या बला है भैया, ये बोलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीट रेडिएशन को क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। एक्चुअल में ये हीट रेडिएशन ही है सारी की सारी, और ये बोलोमीटर क्या कर लेगा, इनको मेजर कर लेगा भाई। ये बोलोमीटर क्या कर लेगा, इन हीट रेडिएशंस को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। और हमें पता चल जाएगा कि भाई मान लो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 700 केल्विन है, 700 केल्विन पर इसने क्या एमिट करी होंगी, रेडिएशन एमिट करी होंगी, और वो कहाँ मेजर कर ली होंगी, बोलोमीटर पर। फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब इसको और ज़्यादा हीट कर दिया, फिर से यहाँ पर रेडिएशन डाल दी, और उसके बाद फिर से बोलोमीटर पर भेज दिया, फिर टेम्परेचर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और यहाँ पर क्या मेजर करते करते चले गए, जो हीट रेडिएशन है उसकी एनर्जी या इंटेंसिटी कितनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उन दोनों को मेजर करते हम चले गए। या फिर आपका ये उनकी वेवलेंथ को मेजर करते चले गए। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे, मैं पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी क्या काम कर रही है, ये ब्लैक बॉडी यहाँ पर रेडिएशन एमिट कर रही है, रेडिएशन एमिट कर रही है, जिनको कहाँ भेजा जा रहा है, यहाँ, यहाँ से फिर प्रिज्म में, और इस प्रिज्म को आप रोटेट कर सकते हो। प्रिज्म को क्या कर सकते हो दोस्तों, रोटेट कर सकते हो। रोटेट करने से क्या फायदा होगा सर, रोटेट करने से फायदा होगा कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, या फिर जो यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन है, वो सारी ही सेपरेट हो जाएंगी, वो सारी ही क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। इसका नाम होता है फ्लोर स्पार प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर स्पार प्रिज्म बोलते हैं। आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये बस एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। जो क्या किया जाता है, जो इस ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन है उनको स्टडी करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो रेडिएशन एमिट कर रही है उनकी एनर्जी कितनी है, या फिर कहिए उसमें हीट रेडिएशन में एनर्जी कितनी है, और इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसके काम आता है। फिर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते चले जाएंगे, और यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा। सही है, ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद मैं बात करता हूँ हमें मिलता क्या है। हम जब टेम्परेचर चेंज करते चले जाते हैं तो हमें इस तरीके का ग्राफ जो है वो दिखाई देता है। मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप, ये ग्राफ में क्या किया गया है, ग्राफ में एक साइड तो प्लॉट की गई है क्या, एमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को प्लॉट किया गया है। एमिसिव पावर कौन, वही एमिसिव पावर जो पिछली क्लास में हमने देखी थी, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पहली क्लास में देखी थी। इसको क्या कहते हैं, एमिसिव पावर कहते हैं। मतलब यहां से क्या दिखाई दे रहा है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड मैंने प्लॉट किया है एमिसिव पावर। मतलब एमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, या फिर एनर्जी एमिटेड बाय ए सब्सटेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब एक सब्सटेंस के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ने 1 सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट करी है। यूनिट भी देख रहे हो गए, पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड। इधर क्या है भाई, इधर हमने प्लॉट कर दी वेवलेंथ। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर आपको ये वाला सेटअप जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर सारी की सारी कहानी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमने क्या किया, जो ब्लैक बॉडी है ना उसका टेम्परेचर हमने कहाँ से कहाँ वेरी करवाया, 621 केल्विन से 1640 केल्विन तक वेरी करवाया। मतलब हर टेम्परेचर पर क्या लेते चले गए, ये ग्राफ बनाते चले गए। हर टेम्परेचर पर क्या बनाते चले गए, ग्राफ बनाते चले गए। और हमें जो है वो ऐसा ग्राफ जो है वो दिखाई देता है। हमें जो है ऐसा ग्राफ क्या हुआ, दिखाई दिया है। ठीक है भाई, जब हम इस ग्राफ को देखते हैं, और यहाँ पर इस ग्राफ में एक और खास बात है कि हर एक जो कर्व है वो क्या बता रहा है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये बता रहा है। हर एक जो कर्व है ना दोस्तों, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या बता रहा है, वो बता रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो एमिसिव पावर है वो वेवलेंथ के साथ कैसे चेंज होती है। एमिसिव पावर जो है वो वेवलेंथ के साथ कैसे चेंज होती है। यहाँ पर यही लिखा गया है, ईच कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एमिटेंस और एमिटिव पावर विद द वेवलेंथ लैम्डा। मतलब जो हर एक ग्राफ है, मतलब ये जो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है ये 721 केल्विन के ऊपर उस ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को शो कर रहा है वेवलेंथ के साथ। ठीक है, इसी तरीके से ये जो कर्व है दोस्तों, ये 1257 केल्विन के ऊपर क्या बता रहा है, वेवलेंथ के साथ उसकी एमिसिव पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है ये बता रहा है। कौन, हर एक कर्व आपको यही बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये जो कर्व आपके सामने है,
ये आपको और क्या क्या कहानी बताता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, उससे आगे जाने से पहले देखो दोस्तों, हम बात करेंगे किसकी, आविष्कारों की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारे पास आपका जो फुल सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं वो नॉमिनल कीमत के ऊपर उपलब्ध हैं, बहुत कम कीमत के ऊपर ही उपलब्ध हैं। ठीक है, मतलब इतनी कम कीमत की, आप इतने में तो आप आपके एक सेमेस्टर की किताब ही खरीद पाते हो। इतनी कम कीमत के ऊपर जो है वो ये चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे पास MSc एंट्रेंस का जो कोर्स होता है वो भी अवेलेबल है। मतलब अगर आपको MSc करनी है और आपको CUET का पेपर जो है वो देना है, वो देना ही होगा आपको, वो अनिवार्य हो गया है, तो आपके लिए हमारे पास MSc एंट्रेंस के लिए जो CUET PG का पेपर होता है उसके भी कोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप IIT JAM की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब अगर आप IIT से MSc करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास IIT JAM का भी जो कोर्स है। मतलब IIT JAM क्या होता है सर? IIT JAM एक अलग से पेपर होता है जो IITs कंडक्ट करवाती हैं अगर आप IIT से MSc करना चाहते हैं तो। ठीक है, दिस इज कंडक्टेड बाय द सेपरेट एग्जाम। मतलब अगर आप MSc IIT से करना चाहते हैं, CUET PG से थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा नहीं मतलब ठीक ठाक एडवांस होता है, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। अब सवाल ये भी उठता है, बहुत सारे बच्चों को IIT JAM का नहीं पता, भाई IIT JAM के लिए सही समय क्या है तैयारी का? IIT JAM के लिए जो सही समय है वो है आपका 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। 3rd और 4th सेमेस्टर जो है वो आपके लिए बेस्ट रहता है अगर आप IIT JAM की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारे पास IIT GATE और CSIR NET के भी जो कोर्सेज है वो भी उपलब्ध हैं। IIT GATE के थ्रू आपको सीधा जॉब मिलती है, ऑफिसर लेवल की फर्स्ट क्लास आपको जॉब मिलती है, बहुत भारी सैलरी होती है। ठीक है, लाखों में सैलरी होती है। या फिर आप IIT से MTech कर सकते हैं या फिर आप PhD भी कर सकते हैं, जिसके दौरान आपको फेलोशिप मिल जाएगी गेट के पेपर के थ्रू। अगर आप CSIR NET की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके थ्रू आपको मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी, और आपको PhD के दौरान मिलती है फेलोशिप। ये सारे के सारे कोर्सेज और इनकी डेमो वीडियोस विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं। आप हमारी ऐप से जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? हम बात कर रहे थे इसके स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी को क्या कहते हैं? यही होता है आपका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको हमारा इसी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में मिल जाएगा। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट नंबर ये है 1 है, और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नंबर 2 आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है ये किस वजह से आया है और इसको क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे एक्सप्लेन करती है। वहां से हमें 2 लॉ मिलेंगे, एक तो रेले जीन्स और एक विन्स का लॉ मिलेगा, तो उन दोनों की ही हम बात करेंगे। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें मिल गया, क्या? T⁴ वाला एनर्जी एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, तो अब ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आया है, मैं यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से ही कंटिन्यू करूंगा। समझ में आ गया? तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये जो ग्राफ है ना, इसकी फीचर के बारे में बात करेंगे। सही है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।